नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि जो पुरानी गाड़ियों को खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, जितने भी तमाम जो डीलर्स हैं, उनको अब कहीं ना कहीं से एआरटीओ के पास जाके अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, जिसको लेकर के ये एक तरीके की पूरी का स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, क्योंकि डीलर जो गाड़ी खरीदते और बेचने का काम करते हैं, उनको अभी सर्टिफिकेट लेना ही होगा। तो कहीं ना कहीं तमाम जो डीलर्स होते हैं, जो पुरानी गाड़ियों की खरीद और बिक्री का काम करते हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट जो है वो अनिवार्य हो गया है। आपको बता दें कि इस वक्त महिला आरक्षण बिल को लेकर के लगातार संसद में चर्चा हो रही है। कल से ये पूरी शुरुआत हुई थी, 16, 17, 18 तक चलेगा, कल तक चलेगा। और देर रात महिला आरक्षण जो कानून है वो लागू हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस चर्चा के दरमियान तमाम चीजें देखने को मिली, और जो सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी को लेकर के कुछ बोला, कांग्रेस को लेकर के कुछ बोला, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अमित शाह जो कि गृह मंत्री, उनको लेकर के भी बातें स्पष्ट की। साफ तौर पर देखा गया कि जब ये महिला आरक्षण कानून को लेकर के जब बहस चल रही थी, जब चर्चा हो रही थी, उस दरमियान तमाम चीजें देखने को मिली। कहीं हटखेलियां हो रही थी, कहीं पर लोग तंज कस रहे थे, कभी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा भी वक्त आया जब कहीं न कहीं हंसी ठिठोली भी सदन में देखने को मिली। एक समय ऐसा भी आया कि जब सांसद प्रियंका गांधी ने अमित शाह गृह मंत्री को लेकर के एक बात कही, और उन्होंने बोला कि आपकी राजनीतिक कुटिलता को देख करके चाणक्य भी चौंक जाते। इस बिल को लेकर के बात कर रही थी और उस पर उन्होंने बातें कही। वहीं एक समय ऐसा भी आया कि जब धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद है, उन्होंने बोला, जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उन्होंने कुछ बातें बोली कि आप पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन आप पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं करते। इस बात पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कम से कम आपने एहसास कराया कि मैं अति पिछड़ी जाति से आता हूं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अति पिछड़ी जाति के साथ आने की बात दोहराते हुए कहा कि कई बार ऐसा होता है कि अखिलेश यादव मेरे दोस्त हैं और वो मेरी मदद भी करते हैं। वो दौर था, वो दृश्य था कि सबने देखा कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री के सामने जब ये बात उन्होंने कही, तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हाथ जोड़ते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक इस तरीके की चर्चा भी देखने को मिली। और जब एक बात और भी कही, जब सदन में जब कहीं ना कहीं तंज या तीखी बहस चल रही थी, तो जब अखिलेश यादव बोल रहे थे, तो उन्होंने भी बोला एक बात इसको लेकर के कि अखिलेश यादव ने बोला कि जो मंशा है वो क्लियर नहीं है। आप मुस्लिम जो महिला है या आधी आबादी की बात करते हैं, उनके आरक्षण की बात नहीं करते। इस पर अमित शाह ने कहा कि अगर आपका मन है तो आप पूरे के पूरे मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे दीजिए, हम इस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं कल का दिन एक बड़ा चर्चा का विषय था, और तमाम जो राजनीतिक दल है जो ये महिला आरक्षण को लेकर के साथ तो दे रहे सत्ता पक्ष का, लेकिन जो दूसरे जो परिसीमन को लेकर के बातें कही जा रही हैं, इसको लेकर के विरोध भी कर रहे थे, जिस पर अब देश के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि विरोध करेंगे तो किसी लायक नहीं रह जाएंगे। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अमरीश के पास, कानपुर। अमरीश, कौन सी खबर है कानपुर से आज? देखिए, अगर दो खबरें हैं जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है सपा के जो नवीन विधायक है यहाँ पर नसीम सोलंकी, जिन्होंने जो है यहाँ पर उपचुनाव में जो है कहीं ना कहीं जीत हासिल की थी, उन्होंने भी जो महिलाओं को जो 33% का आरक्षण की जो है एक तरीके से जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उसको लेकर के सपा के जो विधायक हैं उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री का जो है धन्यवाद भी दिया, और ये भी कहा है कि अन्य भी क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर जो है सरकार को सोचना चाहिए और उस जगह पर जो है जाकर के जो है महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा वरीयता देना चाहिए। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि एक बदमाश को जो है पुलिस जो है पकड़ती है, और पकड़ने के बाद में एनकाउंटर करने के बाद में उसको जब अस्पताल में भर्ती कराती है, तो बदमाश जो है वहां से फिलहाल फरार हो जाता है। आपको बता दें शुक्रवार को जो है बर्रा थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक जो बदमाश है उसको पकड़ा गया था, जिसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। सुबह एक युवक जो है जा रहा था, जिसको तमंचा लगा करके उसका फोन छीना था, जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी गिरफ्त कर रही थी। 2 लोग थे, जिनमें से एक लोग को पुलिस ने गुरुवार को मतलब कल जो है मुठभेड़ के दौरान पकड़ा और उसको हाईलाइट अस्पताल में भर्ती कराया, जिसका नाम मुन्ना बताया जा रहा है, जो कि आपका जूही थाना के परमपुरवा के निवासी। और
आज सुबह जब पुलिस सुरक्षा के बीच में जब वो जो बदमाश है वहां से फरार हो गया, तो पुलिस के हाथ पैर जो है फूल गए, और उसके बाद कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं कि अगर बदमाश को पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ती है, उसके बाद आसानी से वो भाग जाता है, तो उसकी जो पैरवी में जो लोग लगे हुए थे, जो उसके पैरों जो लोग उसकी सुरक्षा न कर रहे थे, उनके सुरक्षा करने के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि जो इस मैनेजमेंट को तैयार करता है कि इस जो बदमाश है जहां पर इनको भर्ती किया गया है वहां पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है कि नहीं, उनके पर भी एक कार्रवाई का जो है कहने का सवाल जरूर उठ रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात है अवनीश कि हमने देखा था सिद्धार्थनगर से भी किस तरीके से बड़ी मेहनत से अपराधी को पकड़ के पुलिस ले आई थी, वो भी रफू चक्कर हो गया। रायबरेली से इंद्रवीर भी हमारे साथ बने हुए, एक खबर हमने दिखाई थी, इंद्रवीर में भी दिखाई थी कि किस तरीके से थाने से ही जो अपराधी था वो भाग गया, और अब आप बता रहे हैं अस्पताल से भाग गया। तो आखिरकार जब इतनी बड़ी और कड़ी मशक्कत के साथ इन अपराधियों को पकड़ा जाता है तो इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या इतने ज्यादा वो किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं, क्या इतनी लापरवाह हो जाते हैं कि अपराधी को जितनी बड़ी मेहनत से मशक्कत के बाद एसओजी टीम, दुनिया की टीमें लगा करके उसको गिरफ्तार किया जाता है और इतनी आसानी से वो भाग जाता है? तो आखिरकार ये क्या लापरवाही, क्या बड़े स्तर की लापरवाही करने की अपराधियों को के लिए छोड़ दिया जाता है इन लोगों को कि आराम से भाग जाए? देखिए, अगर आपको बता दें कि ज्यादातर जो इनका काम है कहीं ना कहीं होमगार्ड है उससे लिया जा रहा है। इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे अगर किसी भी पुलिस अपराधी का जो है अगर मेडिकल होना होता है तो वहां पर जो है होमगार्ड उनको लेकर के जो है मेडिकल कराने जाते हैं। जहां पर अगर सुरक्षा के तौर पर अगर देखा जाए तो वहां पर आपको होमगार्ड लगे हुए मिल जाएंगे, और साफ तौर पर जो ट्रेनिंग व्यवस्था है उस तौर पर या उस हिसाब से उनकी नहीं हुई होती है कि अगर इस तरीके की जो घटनाएं अगर होती हैं तो उनमें वो किस तरह से जो है एक्शन लेंगे और किस तरीके से उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो ये बिल्कुल सवालिया निशान खड़ा करता है ड्यूटी लगाने वाले व्यक्ति पर कि अगर पुलिस के जवान अगर मौजूद हैं और वो थाने में बैठ करके या पुलिस लाइन में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं अपनी ड्यूटी लगने का, तो उनका जो परिपक्व लोग हैं उनको ड्यूटी पर क्यों नहीं लगाया जाता है? सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर जो होमगार्ड है उनको ऐसे तैनात कर दिया जाता है। हालांकि वो अपनी जो ड्यूटी है होमगार्ड जरूर बेहतर करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जिसका काम उसी को साधे, तो इस तरीके का जो चीजें हैं अगर वो व्यक्ति उस हिसाब से काम नहीं करेगा तो नीचे तबके का जो व्यक्ति है, नीचे तबके का जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके कार्य करने में कहीं ना कहीं शिथिलता जरूर देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप काम चलाने वाले लोगों से काम लेंगे तो काम की स्थिति और गति क्या होगी वो साफ तौर पर दिखाई देगा। मुख्य लोगों को आप पीछे कर देंगे, और अगर होमगार्ड के सहारे इस तरीके के अपराधियों की सुरक्षा या उनको पकड़ने की जिम्मेदारी सौंप देंगे तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं रह जाता उन होमगार्डों के लिए। उनकी कोई गलती नहीं है, उनको जिस तरीके का ट्रेनिंग मिली रहती है उसके हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस घोर लापरवाही के लिए और इस तरीके से जो ड्यूटी अगर दी जाती है, अगर आप बता रहे हैं कि होमगार्ड को सौंप दी गई थी उसकी जिम्मेदारी, और जो मुख्य पुलिस आरक्षी होते हैं उनको चुनना लगा करके अगर होमगार्डों से इस तरीके से काम चलाया जा रहा है तो इस तरीके की स्थिति आप कमोबेश लगातार देखने को मिलेंगी। क्योंकि हमने तो कई जगह देखा, हमने सिद्धार्थनगर भी देखा, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया, हमने रायबरेली से भी तस्वीरें देखी किस तरीके से अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होते हैं वहां से फरार हो जाते हैं। और अब अवनीश बता रहे हैं कि अस्पताल में पहुंचा हुआ जो आरोपी है वो भाग जाता है। हमने भी कई तस्वीरें ऐसी दिखाई है कि किस तरीके से अस्पताल में जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी हो वो वहां से फरार हो जाता है। शायद हमारे ख्याल से प्रतापगढ़ से वो खबर थी, ज्ञानेंद्र ने बताई थी कि एक आरोपी है जिसके पैर में गोली लगी थी, वो फरार हो गया। तो तमाम इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं लेकिन उससे सबक नहीं लिया जाता। शायद यही कारण है कि लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और फिर सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार क्या गंभीर मामलों में जो जिम्मेदार, जो अभियुक्त होते हैं, अपराधी होते हैं, उनके साथ किस तरीके की घोर लापरवाही की जाती है कि वो पुलिस के सामने पुलिस को चकमा देकर के फरार हो जाते हैं। बड़ी मेहनत से तो पुलिस पकड़ती है, बड़ी जद्दोजहद होती है, और जब पकड़ में आता है मुजरिम तो मुजरिम इस तरीके से मौके का फायदा उठा करके फरार हो जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले में अवनीश जरूर देखिएगा कि आखिरकार पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि अगर वो भी की होगी भी तो शायद मुझे लगता है बहुत ज्यादा होंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, लाइन हाजिर हो जाएंगे। लेकिन अब अपराधी को पकड़ने के लिए फिर से एक टीम का गठन किया जाएगा, फिर वो दोबारा मेहनत की जाएगी, फिर से खर्च किया जाएगा, फिर उसको अपराधी शायद पकड़ में आएगा या नहीं आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा अवनीश, और देखिएगा कि पुलिस को जो चकमा दे करके भागा हुआ अपराधी है वो कितने दिनों बाद दोबारा एसओजी या दूसरी टीम के गठन के बाद गिरफ्त में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी।
ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ के आज के हालात क्या हैं? आज वहां से कौन सी खबर है? बिल्कुल देखिए, अखंड हालातों से बात करें तो प्रतापगढ़ कभी सुधरने वालों में से नहीं है। सीधे डग्गे की चोट। आज फिर से एक बड़ी खबर है कि प्रतापगढ़ में देखिए नशा, आपको एक किस्सा याद होगा कि प्रतापगढ़ के रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर किस तरीके से गोलियां चली थी, उसमें ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह का नाम आया था और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे दिख रहा था। पहले तो ये छोटा सा मामला लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, एक रंजिश में गोलियां चलाई गई थी, लेकिन उसके बाद जब सुशील सिंह की गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के बाद किस किस तरीके से एक पूरा का पूरा जमावड़ा निकल के आता है। सुशील सिंह का गिरोह कितना बड़ा है और सुशील सिंह का जो है नेक्सस कितना बड़ा है। लेकिन मैं आऊंगा उस खबर पे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताते चलूं कि सुशील सिंह वो व्यक्ति है जिसके ऊपर 360 समेत मुकदमे तो है ही है, लेकिन साफ तौर पे उसके ऊपर नशे को लेकर के भी काफी बड़े बड़े जो है आरोप लगे हैं। एमडी जबकि गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस रिमांड हुआ था तो 32 ग्राम के आसपास उसके पास से एमडी, जो कि सबसे महंगी नशा की चीज मानी जाती है। चुटकी से भी कम की इसकी कीमत तकरीबन 1500 रुपए से 2000 रुपए के आसपास के आकलन लगाए जाते हैं। तो पट्टी एक ऐसा विधानसभा कह सकते हैं, एक ऐसी तहसील कह सकते हैं जहां पे नशे का सबसे बड़ा कारोबार किया जाता। पहले कुंडा था, जहां पे कुंडा में शराबों का जखीरा निकल रहा था, और अब पट्टी में गांजा, अफीम, चरस और एमडी, तमाम ऐसे जो है अब जखीरे निकल रहे हैं। अब फिलहाल हमारे पास कुछ शॉर्ट्स है, हमारे पास वहां के सीओ मनोज रघुवंशी का बयान है। अगर वो सुन ले तो साफ तौर पे ये पूरा जो है नेक्सस खुल के सामने आ रहा है। अफीम की खेती पट्टी इलाके में की जा रही है। सोचिए, बड़ी मात्रा में पुलिस की छापेमारी की गई। दीपक भूकर को एक गुप्त सूचना मिली थी, नशा तस्करी को लेकर के एक नंबर अलॉट किया गया है, जो कि सीधे और सीधे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के कमान में है, और वो सीधे एक टीम उन्होंने गुप्त तरीके से बनाई है। न उसमें कोई एसओजी का बंदा है, न स्पेशल टीम के बंदे हैं, और सिर्फ नशा के लिए वो टीम बनाई गई है। पहले वो बयान सुन ले, फिर आगे की पूरी बातें हम आपको बताते हैं, और वो विजुअल भी है हमारे पास। जनपद प्रतापगढ़ में श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत प्रतापगढ़ की स्पेशल टीम व पट्टी प्रतापगढ़ की टीम को सूचना मिली कि ग्राम धनगढ़ सराय छिबलहा में अफीम की खेती की जा रही है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस और ऑपरेशन टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा कि खेत में अफीम की खेती है। तत्काल मौके पर तहसीलदार और मुझे सूचना दी गई। हम लोग मौके पर पहुंचे और खेत में अफीम के पौधे का विनिष्टीकरण कराया गया और एनडीपीएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यह खेत गौरव का है, जो लखनऊ में रहते हैं, और इन्होंने अपना खेत बटाई पर शिव कुमार को दिया था। शिव कुमार के पिता का नाम रामदुलार और जो धनगढ़ सराय छिबलहा का निवासी है, इसने बिना गौरव को बताया इसमें अफीम की खेती की थी, जिसमें शिव कुमार की अरेस्टिंग की गई है। शिव कुमार का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है और अन्य जो भी उसके सम्मिलित हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। जो भी लोग सम्मिलित होंगे सबके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिव कुमार को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बिल्कुल अखंड, देखा आपने, सुना साफ तौर पे मनोज रघुवंशी थे जो कि पट्टी सीओ में है, और साफ तौर पे एक धननगर गांव है, वहां पर एक दूसरे की जो है दूसरे का खेत लीज पे लिया जाता है। गौरव नाम का व्यक्ति है और शिव कुमार उसको लीज पे लेता है खेती के नाम को लेकर के कि हमको खेती करना है। प्रतापगढ़िया भाषा में बोले तो इसको साफ तौर पे अधिया कहा जाता है, कि आधा खेत का जो धन
जो अनाज उगेगा वो हमारा होगा और आधा आपका होगा। तो लीज भी कह सकते हैं, उसको अधिया भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा अधिया पट्टी क्षेत्र में दिया जाता है। और अफीम की खेती सोचिए, जो गौरव है उसको तो ये भी नहीं पता कि वहां आखिर होता क्या है। और शिव कुमार जो है वहां पर साफ तौर पे अफीम की खेती कर रहा है। और ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी मात्रा में, और गौरव की इसने कई खेतों को जो है लीज पे लेकर के साफ तौर पे अफीम की खेती करने का पुलिस की एक तरीके से बड़ी कार्रवाई है। अगर इस अफीम की कीमत का अंदाजा जो अभी तक लगाया जा रहा है, क्योंकि ये देखिए अफीम पूरी तरीके से सही से पक नहीं पाया जाता है कि जब तक पूरा पके ना तो अफीम नहीं बढ़ती है, लेकिन अफीम अपने आ चुकी थी और साफ तौर पे कुछ ही दिन बाकी रह गए थे इसको पकने को लेकर के। और जब ये पक जाती अफीम निकलती तो इसकी कीमत तकरीबन लाखों करोड़ों रुपए में जाती। सोचिए, एक अफीम की खेती करने को लेकर एक जिलाधिकारी का आदेश लेना होता है, उसके लिए एक टीम गठित होती है, पूरा एक बाकायदा शेड्यूल निर्धारित की। लेकिन अवैध रूप से ये पहली बार नहीं है पट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहां अफीम की खेती पकड़ी गई। इससे पहले भी एक बार अफीम की खेती पकड़ी गई थी। तो साफ तौर पे नशे को लेकर के प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर काफी तेजी तो दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं हम बात करें तो नशे पे अभी तक रोक नहीं लग पाई है। गांजा उसी तरीके से बिक रहा है, प्रतापगढ़ शहर के बीचों बीच से गांजा बिक रहा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अभी जो मेन सरगना है वो नहीं पकड़ा गया। शिव कुमार एक केवल मोहरा हो सकता है, ये सही है कि जिस तरीके से एमडी का नेक्सस सुशील सिंह के पास से निकला था और उसके बाद आज देसरा से दो लोगों को उठाया गया, जिसमें करोड़ों की कीमत से जो है एमडी का जो है एमडी पकड़ी गई। सुशील सिंह के पास से बताया गया कि 32 ग्राम एमडी मिली है, जिसकी लाखों की कीमत बताई गई। और भी ऐसे कई अभी सरगने हैं जिसमें नशे का कारोबार इस पे एक सवाल ये है कि आखिरकार बिल्कुल ज्ञानेंद्र, इस तरीके का नशे का कारोबार अगर प्रतापगढ़ के पट्टी जैसे इलाके में फल फूल रहा है तो सवाल ये बनता है कि आखिरकार एक व्यक्ति ने अधिया पर खेत लिया हो, लीज पर खेत लिया हो और खुले आसमान के नीचे, क्योंकि खेत में ऐसा तो है नहीं किसी कमरे के अंदर हो, कोई घर के अंदर हो या फिर कोई बड़ी सी फैक्ट्री लगा दी हो, दिख ही नहीं पा रहा कोई। अगर इस तरीके से अफीम की खेती की जा रही है, वो भी खुले में खेती की जा रही है, और इसकी भनक तब लगती है जब वो पकने वाली होती है खेत, या यूं कहे फसल काटने का समय आता है। जहां तक मैं जानता हूं कि ड्रग कंट्रोलर होता है, उसके लिए बकायदा एक लाइसेंस जारी किया जाता है और निर्धारित होती है कि यही लोग इसको वो करेंगे, और उसका एक पूरा का पूरा एक अंदाजा लगाया जाता है कि इसमें कितना निकलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें से थोड़ा सा भी आप लेके इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पोस्ता दाना होता है, शायद कुछ एक अलग से कुछ मटेरियल होता है जो बहुत महंगा बिकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ड्रग के फॉर्म में तो इस्तेमाल किया जाता है, लोग इसको लाइसेंस भी मिलता है। जो हमारी जानकारी थोड़ी बहुत जो हमने इसके बारे में सुना है, या क्योंकि राजधानी लखनऊ से सटे हुए कुछ इलाके हैं शायद बाराबंकी के आसपास के, जहां पर इस तरह की खेती पहले हुआ करती थी। लेकिन अगर इस तरीके से खुलेआम अफीम की खेती हो रही है और जब वो पूरी की पूरी फसल काटने के समय हुआ तब ये चीजें निकल करके सामने आई, तो क्या पुलिस ऐसे मामलों में, अच्छी बात है, मैं इस पुलिस पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, पुलिस ने बड़ी मेहनत की और उसने सफलता हासिल की, लेकिन ये सवाल बनता है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता और भी लोग इसकी खेती कर रहे हो क्या पुलिस ने किसी और नेटवर्क का भी यहाँ पर कोई खुलासा किया हो या कोई जानकारी निकल करके सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये जो पूरा का पूरा खेत था, अफीम की खेती बीच में की जाती थी। जैसे शराब का एक नेक्सस कुंडा में पकड़ा गया था, शराब की जो बनाने का काम था, कारखाना जो बना था वो तकरीबन आसपास के कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर के रेंज में, और फिर उसके बाद बीच में शराब की फैक्ट्री डाली गई थी और उसमें भी कई लेयर में तब आप अंदर फैक्ट्री के जा सकते थे। वैसे ही अफीम की जो खेती है आप बिल्कुल साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। इंद्रवीर म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल साफ तौर पे आपको बता दें कि पूरे के पूरे जो अफीम की खेती होती थी वो बीचों बीच में होती थी, जो कि अगर कोई किसान है अगर वो अपने खेतों में भी जाता है तो देखिए पूर्ण रूप से बीच में नहीं पहुंच पाता। बगल बगल उन्हीं गौरव का ही खेत है और वो गौरव के खेत के बीचों बीच में वो पूरा का पूरा अफीम की खेती की जाती थी। तो एक रूप से देखा जाए
तो ये अफीम का ही नेक्सस नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे और भी कई बड़े कारोबार किए जाते होंगे। अफीम तो एक कह सकते हैं कि अफीम की खेती तो की जाती थी, लेकिन गांजा, एमडी और चरस, ये सारी चीजें यहाँ पर बिक रही है। पट्टी सर्कल क्षेत्र नहीं जाएंगे, इससे कोई भी ज्ञानेंद्र विधानसभा ज्ञानेंद्र एक अछूत सवाल नहीं और है। भी है। और साथ एक सवाल ये है कि क्या जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका किसी से संबंध निकल करके सामने आया, किस गैंग से ताल्लुक रखता है या किसी सहयोगी है, किसका सहयोगी है, कौन से वो लोग हैं जो इस तरीके से पूरा का पूरा इस तरीके के अवैध कारोबार, जो नशे के कारोबार है, जहां पर अंकुश लगाने के लिए लगातार एक टास्क फोर्स भी बनी हुई है, मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं कि अगर इस तरीके के नशे के कारोबार करने वाले लोग हैं तो उसकी जानकारी मुहैया कराइए। और अगर अकेले प्रतापगढ़ में इस तरीके के बड़े बड़े नशे के सौदागर बैठे हुए हैं तो सवाल ये बनता है कि क्या इन नशे के सौदागरों के एक दूसरे से लिंक है? क्या जो व्यक्ति अभी हाल फिलहाल में पकड़ा गया है, क्या इससे पहले किसी को और के साथ जो लोग पकड़े गए हैं उनके साथ उनका कोई संबंध निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अखंड, मैं उस नाम पे पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन जो नाम निकल के आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुख को सुशील सिंह से नाता, में इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन पुलिस पूछताछ कर रही है कि हो सकता है कि और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। देखिए अफीम की खेती हम सीधे डायरेक्ट बेच नहीं सकते हैं, साफ तौर पे है, तो उसके लिए भी कई कई बड़े व्यापारियों से भी इनके कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पोसा दाना समेत, क्योंकि जो अफीम निकलती है उससे उससे भी मेडिकल में यूज किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो माफी चाहेंगे, तो मेडिकल से भी संबंधित लोगों शिव कुमार से पूछताछ की जा रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि अफीम की जो खेती की जा रही है अखंड, मैंने इससे संबंधित हर एक अधिकारियों से, डीआई से लेकर के हर एक अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, ज्ञानी जी देखिए मैं आपको बता दें कि हम लोग भी अपने एंगल से पूछताछ जरूर करेंगे और हम लोग माननीय न्यायालय के पक्ष में जाएंगे। पुलिस ने ये जो है कार्रवाई की है, लेकिन हम लोग भी इसमें इंटरफेयर करेंगे। तो वही चीज है कि साफ तौर पे देखा जाता है कि पहले भी देखा गया है कि ये तो अफीम की खेती है, लेकिन जो शराब का तस्करी है सबसे बड़ा, भले ही 2022 में आकाश तोमर ने एक बड़ी कार्रवाई की थी कि शराब का नेक्सस बंद कर दिया था। सोचिए नहरों के अंदर से बियर की केने निकल रही है भरी हुई और पूरी की पूरी एक ट्रॉली निकल रही है। तो वैसे ही अभी भी शिव कुमार से पूछताछ की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि मेरी सीओ मनोज रघुवंशी से भी बात हुई और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर से भी बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कहा है कि हम लोग इसका पुलिस रिमांड लेंगे और पुलिस रिमांड लेने के बाद और तकरीबन 2 हफ्ते की रिमांड मांगेंगे, जिससे हम लोग एक बड़ी नेक्सस का खुलासा कर सके। अफीम की खेती क्या यहीं पे चल रही है या और कहीं भी चल रही है, तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि जो और इससे संबंधित ये भी बताया जा रहा है कि शिव कुमार अफीम की खेती ही केवल अकेले नहीं करता था, शायद ये गांजे की भी तस्करी करता था। तो उससे भी रिलेटेड हम लोगों को सबसे अति आवश्यक है पुलिस रिमांड, और पुलिस रिमांड के हम लोग न्यायालय में मांग करेंगे। तो आज न्यायालय में पेश करेंगे, पुलिस रिमांड की मांग करेंगे और सीधे तौर पे और कौन कौन सा ये नशे का कारोबार करता है उस पे इससे कड़ाई से पूछताछ करेंगे। देखिए पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर जब से आए हैं नशे को लेकर के एक तरीके से काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कई अभी कुंटल जो है गांजा पकड़ा था, कई किलो गांजे पकड़ चुके हैं। शहर में जो छोटे छोटे होते हैं नशा तस्कर, उनके ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रतापगढ़ के शहर के बीचों बीच में नशा तस्करी बहुत ही तेजी से चल रहा है और पुलिस अधीक्षक ने इसीलिए न कोतवाली को कमान सौंपी है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि आप लोग नशा तस्करी के लिए कोई भी नहीं, इसके लिए बकायदा 3 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर और 15 सिपाहियों को तैनात किया गया है। आप लोग कभी भी वर्दी में नहीं रहेंगे, सिविल में रहेंगे और पूरे जिले में आपको जो सुविधाएं चाहिए हम आपको वो मुहैया करा रहे हैं। और आप नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएंगे। तो नशे के खिलाफ जो बड़ा अभियान चला उसमें सबसे पहला अफीम के ऊपर अभी बिल्कुल बड़ी कार्रवाई बहुत बड़ा अभियान के तहत ही उसी का रिजल्ट है, इसी का रिजल्ट है ज्ञानेंद्र की आखिरकार इस तरीके की सफलता पुलिस को हाथ लगी है कि एक आदमी, एक व्यक्ति, यूं कहे अभी फिलहाल जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है तो कड़ाई से पूछताछ पुलिस कह रही है कि एक ऐसा तस्कर या एक ऐसा अपराधी जो इस तरह की खेती कर रहा है वो भी खेत में खुले आसमान के नीचे बीचों बीच,
तो अपने आप में बड़ा बड़ा सवाल है कि आखिरकार प्रतापगढ़ के इलाके जो हैं, कभी देशी शराब के लिए, कभी गांजे के लिए, कभी इस तरीके से खुलेआम अफीम की खेती के लिए, अब कहीं ना कहीं गढ़ बनता हुआ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसी को लेकर के जो वहां के मौजूदा एसपी हैं, उन्होंने भी कमर कस ली है और न सिर्फ पूरी एक फोर्स बना रखी है जो केवल और केवल इसी नशे के सौदागरों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बनाई गई, बल्कि जांच पड़ताल भी करे और ऐसे अपराधियों, ऐसे जो तमाम जो तस्कर हैं, उनको भी सामने लाने का काम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। फिलहाल ज्ञानेंद्र, इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक बड़ा अंटर है उन तमाम नशे के सौदागरों के ऊपर जो लगातार इस वक्त प्रतापगढ़ में नशे का जो बाजार है उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आसमान खेती लीज पर लेकर के आधी कर करके बटैया पर लेकर के इस तरीके से अफीम की खेती खुलेआम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर खुला चैलेंज है पुलिस के लिए कि हम तो खुलेआम नशे की जो फसल है उसको उगाएंगे, अगर आपका बस चले तो रोक लीजिएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की है पुलिस ने, अपने आप में काबिल तारीफ है। ज्ञानेंद्र, आप नजर जरूर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी खबर है? अखंड, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक खबर दिखाई थी और वो खबर हमने ही नहीं, हमको लगता है हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म ने दिखाई थी। जीएसटी अधिकारी की खबर थी और जीएसटी अधिकारी ने जिस तरीके से उन्नाव के किसान के रहने वाले व्यक्ति को जो है टील ले जाते समय जो है उसको धर दबोचा था और उसके साथ उसके बाद रायबरेली का आम जनमानस या यूं कहें लोग रात को ही धरने पर बैठ गए कलेक्ट्रेट ऑफिस में और उसके बाद जीएसटी मैडम को खुद चलकर उस किसान के पास आना पड़ा और डीएम मैम को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। और इसके बाद तमाम सारी राजनीतिक लोग और तमाम सारे दर्शकों ने जो और देखा और इसको बड़ा ही वो, क्योंकि 50,000 के ऊपर जीएसटी का अगर सामान ले जा रहे हैं तो वी विल होना बहुत जरूरी है। तो उनके हिसाब से उन्होंने अपना ई वे बिल होना बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से एक किसान था जो अपने घर में टील ले जा रहा था, उन्नाव का रहने वाला, लालगंज, चूंकि लालगंज और सेमरी अगर हम बात करें तो ये उन्नाव बॉर्डर पड़ जाते हैं, रायबरेली का जो रायबरेली और उन्नाव बॉर्डर। तो वहां से जो तथाकथित आदमी ले जा रहा था उसको ले जाते समय इन्होंने पकड़ा और उसके दूसरे भाई के पास बिल था। वो बिल उन्होंने कहा कि हमारे पास है, हम लेके आ रहे हैं, आप दिखा दे रहे हैं, आपको भाई साहब आ रहे हैं, आप उनके पास है, व्हाट्सएप पे मंगा दें। इन्होंने एक नहीं सुनी, उसका गाड़ी और 50,000 की 60,000 के ऊपर जो सामान था वो लेके आए और उन्हें पकड़ा। उसके बाद लोग मीडिया लगी और मीडिया जोरों शोरों से लगी। रात में ही कलेक्टर ऑफिस में लोग बैठ गए और उसके बाद तमाम सारी गतिविधियां देखने को मिली और सुबह तक इस पे उसको कार्रवाई हुई और जो भी उनको उन्होंने बिल पड़ा, मैडम ने कहा कि हम 20,000 का जुर्माना अपनी जेब से भर दिया। जब मीडिया इन्वॉल्व हुई तमाम सारी गतिविधियां इसमें देखने को मिली। सलोनी भरद्वाज यहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर है रायबरेली जीएसटी। और अखंड, आज एक तस्वीर है हमारे पास ऐसे किसानों के ऊपर। मेरी ये कहानी बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि ऐसे किसानों के ऊपर जीएसटी अधिकारी जो हैं वो जब चाबुक चलाती है किसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है। एक सोशल मीडिया पे आज वीडियो वायरल हो रहा है जो सारस चौराहे का बताया जा रहा है, रात का वीडियो है और दिल्ली आने जाने वाली बसों में अवैध रूप का सामान इधर से उधर किया जा रहा है और उसकी जीती जाती तस्वीर हमारे हाथ लगी है। मैं वो दिखाना चाहूंगा IBC 24 के तहत। क्या ये जीएसटी अधिकारी मैडम को नहीं दिखता? क्या इन पे जीएसटी नहीं लगती जो अवैध रूप से सामान जा रहा है? हम इसकी पुष्टि नहीं करते, IBC 24 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और जो बताया जा रहा है कि दिल्ली आने वाली जितनी भी बसें हैं रायबरेली से, उन सब पे जो है इस तरीके के अवैध सामान जाया करते हैं और उन पे अधिकारी मैडम मौन है। क्यों मौन है? अब ये एक बड़ा सवाल है। क्या हेरा फेरी या फिर या सेटिंग और गेटिंग की बात है? वो वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे, पहले वो वीडियो देखिए। बिल्कुल इंद्रवीर, अखंड, ये वीडियो है और ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से सामान भरा जा रहा है, कौन सा सामान है, क्या है। इसकी हम फिर कह रहे हैं कि हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो आरोप है कि
इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी की जा रही है और उसके क्षेत्र के निवासी संदीप, मैं नाम तक बता रहा हूं, क्षेत्र के निवासी संदीप कुमार, अशोक कुमार और राम प्रताप समेत कई लोगों ने बताया कि ध्रुव एटीसी चौधरी आज नामों के संचालित लग्जरी बसों के जरिए प्रतिदिन लाखों रुपए का सामान लाया जाता है और ऐसे तमाम सारे आरोप है जो लाया जाता है और यहां से भेजा भी जाता है। और ये 3 नाम है, इन 3 नामों ने स्पष्ट किया है मीडिया में कि ये ऐसी एएसटी है, ध्रुव एएसटी ईटीसी ध्रुव ईटीसी ये चौधरी नाम है और ये बस के जरिए, इस बस का नाम है ये, और इस बस के जरिए लाखों का माल इधर से उधर किया। उस पर जीएसटी मैडम मौन है, ऐसी जगहों पे मैडम नहीं अपना चाबू चलाएंगी। क्यों? क्योंकि सेटिंग और गेटिंग का मामला है। विकास नाम का एक कोई व्यक्ति है इनके ऑफिस में जो कि वो पूरी सेटिंग गेटिंग करता है। अब ये वीडियो वायरल हुआ है, इस पर भी कोई स्पष्टीकरण आ जाएगा, नहीं हम ये करते हैं वो करते हैं। देखिए, जब अधिकारी को मीडिया लपेटती है ना तो अधिकारी बड़े अच्छे से सफाई दे करके निकल जाता है और उसके बाद फिर उसपे जो रायता फैल रहा होता है या जो खबरें फैल रही होती है उनको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन किसानों को, मजलूमों को दबाकर, मैंने माना उसमें जीएसटी 50,000 के ऊपर था, हमने भी, लेकिन जिस तरीके से क्या वो हुआ, उसके भाई ने कहा मैं लेकर आ रहा हूं, उसके बावजूद भी आप चुप थी, ये बड़ा सवाल था। अब लेके आ रहा था, उसको जबरदस्ती ले आना, और अगर सूत्रों की माने या अगर खबरियों की माने तो इनके ऑफिस से बाहर एक आदमी है जो विकास नाम है, वो इनके पूरा जो है खेला करता है, जो सेटिंग गेटिंग का काम है वो पूरा विकास नाम का एक व्यक्ति है तथाकथित, वो पूरा मैनेज करता है इनका काम। और मैडम ऑफिस में बहुत कम बैठती है, जहां पे इनका फ्लैट है, जहां पे रेंटल फ्लैट है, किसी होटल में होटल के ऑनर है उनके यहाँ रहती है और वहीं से इनका ऑफिस में बना रखी है। अगर किसी को कुछ काम करना हो तो इनके ऑफिस जाइए, इनके घर जाइए, तब वो मिलेंगे, नहीं ऑफिस में नहीं मिलती मैडम। तो ये इनका हाल है और ये हाल बड़ा ही जो है बेहाल है जीएसटी को लेकर रायबरेली में। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, तमाम तरीके की खबरें आती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उत्पीड़न भी जीएसटी के अधिकारी होते हैं वो तमाम लोगों पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे मामले में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि एक किसान जो काम कर रहा था उसके ऊपर जिस तरह की जीएसटी चोरी की बात कही जा रही थी, 50,000 से ऊपर का सामान था, फिर बाद में बताया कि शायद 20 से 22,000 रुपए जो फाइन था वो हमने खुद ही भर दिया। आखिरकार ये इस तरीके की चीजें, आपने अगर कोई गलती थी तो आपने फाइन क्यों भरा? पहला सवाल तो यही है, क्यों भरेंगे आप? डीएम के समझाने पर, कि धरने को खत्म कराने के लिए आपने फाइन भर दिया, इसका मतलब तो यही लगता है। अगर किसी ने गलती की है, वो किसान हो, आम हो, खास हो, कोई हो, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है कि आप जीएसटी अधिकारी हैं, क्या किसान ने कोई जीएसटी सर्टिफिकेट ले रखा है? क्या जीएसटी एनरोलमेंट करा रखा है? अगर जीएसटी का उसके पास सारी चीजें, तब तो समझ में आता है कि आप उसने चोरी की थी, नहीं की थी। और आमतौर पर ऐसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख की तो बहुत सारी चीजें, जैसे इंद्रवीर ने अभी बहुत बढ़िया फुटेज दिखाई कि बस से, ये तो केवल एक बस है जो साफ तौर पर दिखा रही है कि ऐसे कई वाहन हैं जिसमें साफ तौर पर बड़ी से बड़ी चीजें दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, या तमाम जगहों पर जाया करती हैं। बिजनेस भी लोग करते हैं किसी दूसरे साधनों से। बहुत से सामान जीएसटी चोरी करके मंगाए जाते हैं, ईबे बिल बनते हैं। अगर मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, जब हम इससे पहले चाइना के मोबाइल के दौर पे थे, आज के टाइम पे 2007 और 8 और 2005 की बात करें, जब चाइना से बल्क में फोन आता था, या मैं किसी एक बिजनेस की नहीं बात कर रहा हूं, मैं अभी भी बात कर रहा हूं, जो बिजनेस हब वाले हैं ना, जो एग्जैक्टली जीएसटी चोरी होती है ना, ये हम आप पब्लिक और आम जनता सब जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं कि जीएसटी चोरी का आदान प्रदान जो होता है वो इन्हीं बसों में होता है जो रात को आती और जाती। तो ये सब जानते हैं, इनसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन वही है कि किसी के ऊपर ब्लेम लगाओ तो अपनी सफाई देकर बड़े साफ से किनारे से निकलना चाहता है कि उसके कॉलर पे कोई दाग न लगे। जी नहीं, बिल्कुल इंद्रवीर, हम ये नहीं कहते कि आप अपना काम मत करिए, आप काम बिल्कुल करिए। और अपराधियों को देखिए, जो चोरी कर रहा है, चाहे वो जीएसटी की चोरी हो या किसी काम की चोरी हो, अगर आपको लगता है कि आपके प्रूफ है तो आप कार्रवाई जरूर कीजिए। पर ये कार्रवाई केवल ऐसे लोगों पर नहीं होनी चाहिए जो बहुत लाचार हो, किसान हो, छोटे तबके के लोग हो। जब कार्रवाई किसी बड़े आदमी के खिलाफ हो, बड़े लोगों के खिलाफ हो, तो लगता है कि हाँ ये कार्रवाई की है, इसमें लगता है भी कि अधिकारी ने काम किया, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रेशर है भाई? 50,000 रुपए के लिए एक किसान को अगर परेशान होना पड़ेगा तो तमाम लोग खड़े हो जाएंगे, तो सवाल खड़े ही होंगे कि आखिरकार जो अपनी कर्तव्य निष्ठा की बात करते हैं, जो आप कहते हैं कि हमें जो जिम्मेदारी मिली उसके बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन सवाल दूसरा भी उठ खड़ा होता है कि अगर आप इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं तो जो दूसरी तरफ की जिम्मेदारी है, जहां पर आराम से धड़ल्ले से लाखों की चोरी हो रही है, उस पर आप
ऐसे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और ऐसे कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जब कहीं ना कहीं इस तरीके की अवैध जीएसटी चोरी जो होती है, जिसको कहते हैं अवैध रूप से जो जीएसटी चोरी का कारनामे होते हैं, वो साफ तौर पर दिखाई देंगे। तो इंद्रवीर ने जो आज ये मुद्दा उठाया है, ये कोई छोटा और बड़ा नहीं है, किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। आमतौर पर गलती सबकी है, अगर मैं भी गलती कर रहा हूं तो मैं भी फाइन भरने के लिए तैयार हूं, मुझे उसमें कोई रिबीट नहीं मिलना चाहिए। फिर तब ये चीजें समझ में आएंगी जब मैंने फाइन भरा, सामने वाले ने भी फाइन भरा, बड़े ने भी भरा, छोटे ने भी भरा, तब तो ठीक है। पर अगर कोई चीजें छोटे तक जाकर के सीमित रह जाती है और खाना पूर्ति वाली कार्रवाइयां हो जाती हैं, तो सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार बड़े लोगों को बख्शा क्यों जाता है, बड़े लोगों के ऊपर चेकिंग क्यों नहीं की जाती है। जब आप में सारे संसाधन उपलब्ध हैं और आप एक बड़े पद पर बैठे हुए हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, सवाल ये भी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर इंद्रवीर जरूर इस सवाल का जवाब जरूर लीजिएगा उनसे कि मैम, आपने किसान के साथ या किसान से तो आपने जो आपको लगता है कि क्षतिपूर्ति थी, जो नुकसान हुआ, उन्होंने ना भरा, आपने भर दिया, अलग विषय है। लेकिन सवाल यह है मैम कि आखिरकार इस तरीके की अवैध गतिविधियां, जो अवैध जीएसटी चोरी के तमाम मामले सामने आते हैं, इस पर अभी तक आपने क्या कार्रवाई की है, इसको भी जरा मीडिया को या हम लोगों को बताइए, हम भी दर्शकों तक पहुंचाए। ये कार्रवाई केवल छोटे लोगों तक ही सीमित नहीं है, किसानों तक ही सीमित नहीं है, छोटे व्यापारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कार्रवाई बड़े से बड़े लोगों के लिए भी सीमित है। आप कहीं भी रहिए, लेकिन कम से कम जो लोग घपला कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, जीएसटी चोरी कर रहे हैं, उनको पकड़िए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कह रहा है कि आप काम मत करिए, मगर ऐसा मत करिए कि किसी छोटे को तो आपने पकड़ लिया, लेकिन बड़ी जो मछली होती है ना, वो जाल में फंसे तो इसके लिए ट्रैप करने के लिए आपने जाल तो बिछाया है, लेकिन दूसरा रास्ता भी तैयार कर रखा है कि उस जाल से बच जाए। नहीं, बिल्कुल बात होगी अखंड, और खुल के बात होगी और उनसे पूरा वर्जन भी लिया जाएगा कि आखिरकार ये जो अवैध बसें चल रही है, जिन पे जीएसटी के आरोप बीच में किसान के लगे, आखिर इन जैसे बड़े बिजनेसमैनों के ऊपर आप क्या कर रही है जिले में, इस पे एक बार आप मीडिया को रूबरू हो जाइए। बिल्कुल इंद्रवीर, इस पर सवाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक बड़ी बात है और ये खबर ये समझाती है, बताती है कि ऐसा नहीं है कि आम और खास के बीच में अंतर होता है। जीएसटी के अधिकारी ऐसा नहीं होते कि किसी किसान के लिए, किसी छोटे व्यापारी के लिए, किसी बड़े व्यापारी खास वर्ग के लिए। जीएसटी के जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो जिले के हों, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी अगर है तो बड़ी पद पे हैं, तो कम से कम को समझना चाहिए कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरे जिले की अगर जिम्मेदारी मिली है, तो कम से कम अपने विभाग को चूना ना लगने दे। जो चूना लगाने की नियत से ऐसा काम कर रहे हो, तो हमें अपनी ईमानदारी से अपने काम को करना होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा इंद्रवीर, और जो भी अपडेट होगा वो हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा और इन सवालों का जवाब जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, शुक्रिया। अनिल के पास चलते हैं। संभल, अनिल, बड़ी कार्रवाई आज फिर से संभल में देखने को मिल रही है, और संभल में जो 35 फुट ऊंची मीनार थी, जिसको जेसीबी ने तोड़ने के लिए मना कर दिया था, शायद आज पोखरेन लग के उसको भी गिराया जा रहा है। पहले तो ये बताइएगा कितनी बड़ी ये कार्रवाई है, क्योंकि कौन से जो ग्राम समाज की जमीन पे थे उस पर क्या क्या बन चुका है, और कितनी इमारतों या दुकानों को तोड़ा जा चुका है, क्या मीनार तोड़ी जा चुकी है या फिर अभी भी कार्रवाई चल रही है? जगन, मीनार की जो लंबाई है वो लगभग 40 फीट की है, जिसको तोड़ने में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा है प्रशासन को, और काफी हमने लगा पड़ा है। उसके लिए 2 हाइड्रोलिक और 2 जेसीबी, 3 लगभग संख्या मंगाई गई है, और उसके ऊपर एक रस्सा बांधा गया है, जिसकी तरफ से वो बराबर में कुछ मकान है और सरकारी स्कूल भी है उसके पीछे को, जो कि उसकी जद में नहीं आ जाए, इसकी वजह से सावधानियां बरती गई हैं। और इस समय मौके पर जो राजेंद्र पैसी हैं, डीएम और कप्तान के बिश्नोई, वो भी इस समय मौजूद हैं, और प्रशासनिक अमला काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। खंड एक चीज अनिल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने तमाम आपने तस्वीरें दिखाई, आपने वीडियो दिखाए, लोगों से बातचीत की, उसमें कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि उनका कहना है कि उन्होंने प्रधान के रिश्तेदारों से, उनके चाचा से जमीन खरीदी थी 30 साल पहले, 25 साल पहले। हमें क्या पता था कि ग्राम समाज की जमीन है, और ग्राम समाज की जमीन इन लोगों ने बेच दी, तो हमें तो अपना पैसा चाहिए। तो आखिरकार इस तरीके से ग्राम समाज की जमीन बेच कैसे दी? इसमें तो जमीन बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जी जखंड, ये मामला काफी पुराना है, जिसमें उनका सीधा सीधा आरोप है कि जो कि ग्राम प्रधान थे और उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने वह जमीन जो है उनको दी थी। उनके सीधे सीधा आरोप लगाया है। मामला लगभग काफी साल पुराना है, एक जांच का विषय है। उनके पास में कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत ऐसे हैं जो उन्होंने सीधे सीधे आरोप ग्राम प्रधान पर लगाए हैं। अच्छा अनिल, एक चीज और भी जानना चाहेंगे, मीनार तो अभी तक नहीं डिमोलिश हो पाई है, कितनी दुकानें थी जिनको तोड़ा जा चुका है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो प्राथमिक विद्यालय भी बना है वो भी ग्राम समाज की जमीन पे बन गया है, और जो मस्जिद थी वो प्लेग्राउंड पे बन गई।
जखन जो प्राथमिक विद्यालय है वो सरकारी जमीन है, जितनी भी थी ये सरकारी जमीन थी, जहां पर एक जो दुकान थी और मकान था, वहां पर एक खेल का मैदान और कुछ खाद के गड्ढे थे, जहां पर वो अवैध अतिक्रमण था, उसको हटा दिया गया है। फिलहाल अब मशक्कत चल रही है उस मीनार को गिराने की। आप मेरे पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक है वो चल रहा है अखंड। हाँ बिल्कुल अनिल, एक चीज और भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए बड़ी तैनाती वहां पर की गई है, तमाम पुलिस के कर्मचारी अधिकारी और आपने बताया कि डीएम के साथ साथ एसपी वहां पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि क्या किसी विरोध की बात, क्योंकि 5 अप्रैल से कार्रवाई शुरू हुई थी, कुछ लोगों ने खुद ही इसको तोड़ना भी शुरू किया था। आखिरकार क्या आज की डेट में देखा जाए तो संभल में माने कि इस तरीके की बड़ी कार्रवाई जहां पर मस्जिद है, मीनार है और जब टूट रही है तो किसी तरीके का कोई विरोध वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है? जी अखंड विरोध था। जो कुछ महिलाएं हैं और जो कुछ घर के थे, जो पास में घर उनके बने हुए थे, जद में आए थे, उन लोगों ने विरोध करा है और विरोध का सीधा सीधा आरोप उन्होंने ग्राम प्रधान पर ही लगाया है। मतलब बिल्कुल साफ तौर पर है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अनिल आपकी किसी अधिकारी से इस पूरे मामले पर बातचीत हुई कि आखिरकार इस तरीके से 5 साल पहले यहाँ पर ये सारी चीजों का निर्माण भी हुआ है, जानकारी निकल कर सामने आ रही है, तो आखिरकार क्या यहाँ पर जो तमाम जो सरकारी कर्मचारी थे जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस और देखा भी नहीं कि इस तरीके से सरकारी जमीनों पर इतना बड़ा खेल चल रहा है? जी अखंड अधिकारियों से बात हुई, नायब तहसीलदार से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इस तरह की शिकायत आई है, वे जांच का विषय है, जांच में देखने के बाद में पता चलेगा कि कौन कौन इस मामले में शामिल है। अखंड बिल्कुल अनिल, इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि संबल इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। बहुत सारे मामले हो, चाहे बिजली चोरी का मामला हो, अवैध जिस तरीके से सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण का मामला हो और जिस तरीके से इस वक्त ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संबल में चल रही है, तमाम ऐसी खबरें इस वक्त संबल से चली आ रही हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले तक वहां के जो एसपी हैं उनकी खबरें भी बड़ी लाइमलाइट में चल रही थी, उनकी शादी की खबरें थी, तो तमाम चीजें थी। तो कहीं ना कहीं संबल इस वक्त एक बड़ी एक राजनीति का केंद्र कहें, ये चर्चा का केंद्र जरूर बना हुआ है और आज वहां पर एक बड़ी कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है कि जो 35 से 40 फीट की जो मीनार है, जैसा अनिल ने बताया, उसके ध्वस्तीकरण के लिए हाइड्रोलिक के ठीक पीछे हम दिखा भी रहे अपने दर्शकों को कि हाइड्रोलिक मशीन लगी हुई है। वही कुछ लोग छुटपुट विरोध का भी सामना वहां पर जो प्रशासन है उसको करना पड़ रहा है। फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है कि जिससे प्रशासन के सामने कोई बड़ी फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। जितेंद्र के पास चलते हैं, जितेंद्र बस्ती से हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, कौन सी खबर है आज? बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात की तो फिलहाल 2 बड़ी खबरें हैं, दोनों बड़ी प्रमुख खबरें, लेकिन आपको अखंड बता दें कि एक पहली खबर है कि जिस तरीके देखा गया था कि एक 11 साल का मासूम बच्चा एक शादी समारोह में अपनी जो है दादी के साथ में वहां जाता है, तो वो वहां जाने के बाद में जो हलवाई होता है जो खाना बनाता है उससे वो बार बार रसगुल्ला मांगता है। रसगुल्ले मांगने पे जो हलवाई था वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाता है और उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के उसे जलाने की कोशिश करता है, जिससे बच्चे का चेहरा और शरीर के कुछ भाग वो जल जाते हैं। तो तत्काल आनंद फानंद में उसे अयोध्या ले जाया जाता है, जहां से लखनऊ मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया था। फिलहाल बच्चे की जो हालत है वो नाजुक है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वालों ने तहरीर देकर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कार्रवाई की भी बात की है, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ मासूम बच्चे की इतनी गलती थी कि वो बार बार उनसे रसगुल्ला मांगा, तो ना देने पे ना गवार होते हुए भड़कता हुआ था, जिसने इस तरह की चीजें उस बच्चे के साथ किया। खंड ये कौन लोग हैं जितेंद्र जिन्होंने इस तरह की घटना की किसने बच्चे के साथ इस तरीके की निर्ममता की है? अखंड जो शादी समारोह में जो कैटर्स होते हैं वो कैटर्स के ही कारीगर थे वहां पे, जो लोगों के द्वारा ऐसी घटना की गई है। तो जितेंद्र, एक छोटा सा बच्चा जो वहां पर पहुंचा हुआ था उसने एक डिमांड की, रसगुल्ले की डिमांड की, और अगर इस तरीके की डिमांड पर वो वहां पर उपलब्ध नहीं था तो उसको मना कर देते, बेटा नहीं उपलब्ध है। इस तरीके का अधिकार आपको किसने दिया कि इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाए कि उसको लखनऊ रेफर करना पड़े? इस पूरे मामले पर क्या कोई कार्रवाई हुई है केटरर्स के खिलाफ? पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया है। वही कहते हैं ना कि पुलिस सब कुछ जानती है या लोग जान के भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया हुआ है। बाकी अब जांच पड़ताल की जा रही है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। अब ये जांच का विषय है, पुलिस उसमें क्या करते हैं ये भी देखना होगा, लेकिन परिजनों का ये साफ कहनामा है कि जिस तरीके से सिर्फ रसगुल्ला मांगने पे बच्चे के साथ ये कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है। अब बिल्कुल अब इससे बड़ी क्या शर्म की बात होगी कि एक बच्चा रसगुल्ले की डिमांड करता है, अगर नहीं था तो आप उसे मना करते, प्यार से बच्चे को समझाते, बेटा नहीं उपलब्ध है आप चाहिए, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया कि आप उसके साथ इस तरीके का बर्ताव और व्यवहार करें, कि उसके साथ मारपीट करें, कि उसकी स्थिति इस तरीके की बन जाए कि उसको बस्ती से लखनऊ रेफर करना पड़ जाए? अगर ये हालात बन जाते हैं उसके बाद इस बात में भी अगर सच्चाई है
कि जानकर अनजान अगर पुलिस बन रही है तो अलग विषय है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, हमने कई बार देखा है, आरोप लगाए जाते हैं, जांच का विषय होता है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर जिसने भी इस तरीके का कृत्य किया है, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो भी सजा का पात्र है वो व्यक्ति है जिसने इस तरीके का एक ऐसा कदम उठाया है जो उसको बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी उसने कोई डिमांड नहीं कर दी थी कि जिसे आप पूरा नहीं कर सकते थे, और अगर आप पूरा नहीं भी कर सकते थे तो आपके पास ये अधिकार नहीं था कि उसके साथ इस तरीके के बर्ताव, उसके साथ इस तरीके की निर्ममता की जाए। और ये निर्दयता साफ तौर पर दिखाती है कि छोटी सी बच्चे की डिमांड उसके ऊपर कितनी भारी पड़ जाती है, लेकिन वो भारी पड़ने के लिए सबसे अधिक अगर कोई जिम्मेदार है तो वो व्यक्ति है जिसने इस तरीके का कदम उठाया जितेंद्र। और इसके बारे में तो जरूर पुलिस को पता लगा कर कैसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बिल्कुल कर वही कहना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस अब इसमें जांच कर रही है, जो भी आगे कार्रवाई होगी वो देखने वाली चीज होगी। अखंड वही एक दूसरी खबर की अगर बात की जाए, हम लोगों ने लगातार खबरें चलाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने भी जागा था और आईबीसी ने स्वयं प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसमें जिलाधिकारी ने बताया कि प्रमुखता से खबर चलाए जाने के बाद में संज्ञान लेने के बाद ये कार्रवाई हुई थी। अखंड मैं बात कर रहा हूँ कुदरा जिला के गांव भरवलिया टुकैया की, जिस गांव में पहले वो गांव ना संत कबीर नगर में आता था ना बस्ती में आता था। विधानसभा का जो मतदान था वो संत कबीर नगर में देते थे और जो प्रधानी का चुनाव होता था वो बस्ती जनपद में थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो गांव फिलहाल संज्ञान में लेने के बाद अब बस्ती जनपद में है। लेकिन उसी गांव से एक नई घटनाक्रम सामने आ रही है कि उस गांव की एक महिला जिसकी शादी हुई लगभग 10 साल बीत जाती है, वो महिला अपना घर परिवार छोड़ देकर अपने मासूम 2 बच्चों को लेके वो अपने मायके चली जाती है। सिर्फ कारण इतना है कि उस महिला को ना तो पक्का आवास मिला है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है, ना शौचालय मिला है और घास फूस के मड़ी जैसे मकान में वो रहने को मजबूर है। प्रशासन को लगातार उसके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, आवास की डिमांड की, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें नहीं मिलने के बाद वो अब आजिज होते हुए वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उस गांव में अखंड इस जमाने में बात की जाए जहाँ पे बिजली जैसी पूरी व्यवस्था, लेकिन उस घर में आज भी बिजली नहीं है। मतलब यह कह सकते जैसे हम पुराने जमाने में हम लोग लालटेन जलाते थे, आज भी वो कंडीशन है कि वो महिला लॉन्टेन वहां पे लालटेन जलाती है, दिया जलाती है और मिट्टी सॉरी चूल्हे पे वो खाना बनाती थी। तो अब कहीं ना कहीं वो महिला अपना घर वहां से छोड़ के अपने मायके चले गई। सिर्फ कारण इतना है कि उसे आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, जिसकी वजह से अब वहां पे बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर थी। फिलहाल प्रशासन से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई, सीडीओ से बात की गई, डीपीआरओ से बात की गई, तो कहीं ना कहीं अभी तक सटीक बयान किसी अधिकारी का नहीं मिला। लेकिन जब इस बारे में बात की तो कहीं ना कहीं एडीओ ने वीडियो से कहा, वीडियो ने अपनी टीम वहां पे भेजी, जांच पड़ताल की, लेकिन वही कहते हैं ना कि जांच के पड़ताल के बाद अब क्या होगा, क्या हो सकता हो, तो आवास मिलते मिलते क्या आने वाला और 5 साल बीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है अखंड कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सिस्टम की लाचारिता अगर बात की जाए तो उस गांव में उस महिला के साथ देखने को मिल रही है अखंड। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बड़ी सिस्टम की लापरवाही और लाचारगी है। लाचारी नहीं है ये तो इसको इतना ही कहेंगे कि सिस्टम की बहुत बड़ा लूपहोल है, लापरवाही है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। अब आप सोचिए कि राजधानी लखनऊ में जो बस्ती जल करके खाक हो गई है, 250 झुग्गियां जल करके खाक हो गई, गृहस्थी का पूरा सामान जल करके खाक हो गया, बच्चों के खिलौने से लेकर के वहां पर रखे राशन खाक हो गए, मवेशी खाक हो गए, 2 बच्चों की उसमें दुखद मृत्यु हो गई। उसके बावजूद जो निकल करके जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पीडब्ल्यूडी ने ये जमीन दे दी थी डूडा को, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको भी फ्लैट देना, पीपीपी मॉडल पर शायद यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनी थी जिसमें रियायती दरों पर उन लोगों को फ्लैट मिल जाते जो वहां पर रह रहे थे, बाकी जो बिल्डर था वो जमीन बेच देता, लेकिन ठंडे बस्ते में थे, पूरा का पूरा हाल। और हालात ऐसे हो गए कि पूरी जो बस्ती थी, जो 1200 परिवारों की बस्ती थी, वहां पर अब केवल और केवल कुछ निशान बचे हैं, गृहस्थी का कोई सामान नहीं बचा है। किसी की शादी थी, सब कुछ जलकर खाक हो गया, कोई वहां पर 1-1.5 लाख रुपए दिखा रहा था, ये 1.5 लाख रुपए ये छोटा सा राख बन करके रह गए, मवेशी वहीं पर पड़े हुए थे। तमाम ऐसी खामियां हमने देखी हैं कि किस तरीके से सिस्टम की खामियां, लापरवाही किस तरीके से लोगों और जनता पर भारी पड़ती है। और ये खबर भी आप जो जितेंद्र बस्ती से बता रहे हैं, वो खबर बताती है कि जिन कंधों पर जिम्मेदारी है, बड़ी उम्मीद से जाते हैं अधिकारियों के पास वो तमाम लाचार और बेबस लोग कि उनकी जो लाचारगी है उसकी वजह से अधिकारी उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो खाली हाथ लौटते हैं, और खाली हाथ लौटते नहीं बल्कि उस जगह से ही लौट के कहीं और अपने वापस घर को चले जाते हैं। आज के इस युग में भी वो मजबूरी में रहने को, जीने को, कहीं ना कहीं आसरा तलाशने के लिए अपने घर को जाने को मजबूर है। इतनी बड़ी लापरवाही है। अगर सब कुछ कह रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते सारे लोग ऐसे, क्योंकि बहुत से लोगों को आवास मिला है, बहुत से लोगों को शौचालय मिला है, बहुत से लोगों को लाइट निःशुल्क उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी मिले हैं, लाइट भी कनेक्शन हमने देखे कई लोगों को मिले हैं, लेकिन अगर कहीं पर नहीं पहुंचे तो उसमें जिम्मेदार तो है ना। क्या कहना है इस पूरे मामले में जिम्मेदारों का, जितेंद्र, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए।
अखन अभी तक जो जिम्मेदार अधिकारी है किसी भी तरीके से कोई बयान नहीं आया। उनसे पूछने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन किसी तरह की कोई साफ बातें अभी तक सामने देखने को मिलेगी। इवन ये कहें कि अगर मीडिया बात करने की कोशिश करे तो बात नहीं की जा रही है इस मामले को लेकर। लेकिन ये जरूर है कि मीडिया के प्रभाव से वहां पे गांव में टीम जरूर भेजी गई, लेकिन टीम भेजने के बाद अभी तक क्या निष्कर्ष आया इस बारे में भी अभी तक मीडिया को अवगत तक नहीं कराया गया। तो स्वाभाविक कह सकते हैं कि क्या जो अधिकारी है वो अपनी लाचारिता वहां से छुपाना चाहते हैं, या वाकई में वो पात्र है कि अपात्र है इस बारे में भी नहीं बताना चाहते हैं। क्या प्रधान की वजह से कोई मामला वहां पे जैसे उसे आवास नहीं मिलता, या यूं कहें कि वोट नहीं तो आवास नहीं, कुछ ऐसा मामला अभी तक कोई बात तो सामने निकल के नहीं आई है। अखंड हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ऐसे मामलों में अगर आप मौन धारण कर लेंगे और आप कोई जवाब नहीं देंगे तो सवाल खड़े होंगे कि जब आप मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं तो आम जनता आपके पास जब जाती होगी अपनी अपनी फरियाद लेकर के, अपनी गुहार लगाने के लिए आपके पास पहुंचती होगी, तब तो आप सुनते ही नहीं होंगे। और शायद इसी का नतीजा है कि शायद उसको अपना घर छोड़ करके अपने मायके जाना पड़ा हो। तो तमाम ऐसे सवाल हैं। मौन रहने से कुछ काम नहीं चलेगा। जब इस बारे में सीडीओ से बात की गई कि इसमें बाइट दे दीजिए, तो सीडीओ ने कहा कि डीपीआरओ देंगे। जब अब दिक्कत तो यही है ना कि सीडीओ देंगे, डीपीआरओ देंगे, डीएम देंगे, एडीएम देंगे, या ब्लॉक प्रमुख देंगे, क्या देंगे भगवान जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जवाब दीजिए ना दीजिए पर लोगों के काम जरूर कीजिए, क्योंकि बड़ी उम्मीद लेकर के वो आपके पास आते हैं। उनको उम्मीद इतनी होती है कि शायद वो सोचते हैं कि आज की डेट में भगवान आप ही हैं, आप ही वो भगवान है जो हमारी जो परेशानी है उसको दूर करेंगे। और अगर आप ही इस तरीके से उनकी परेशानियों को और बढ़ाने का काम करेंगे तो आखिरकार दिक्कतें होंगी। आप सवाल का जवाब मत दीजिए, आप मौन धारण जरूर कर लीजिए, आराम से दफ्तर में एसी चालू करके बैठ जाइए, मगर लोगों के काम कीजिए। बहुत उम्मीद लेकर के आपके पास लोग आते हैं, और अगर आप इसी तरीके से सीडीओ, डीपीआरओ, एडीएम या डीएम सबके ऊपर ठीकरा फोड़ते जाएंगे, उनसे सवाल जवाब करिए, उनसे पूछिए, इनसे पूछिए, तो कोई मतलब नहीं होगा। दर दर की ठोकरें खाने से या दर दर की ठोकरें या कह के दर दर हर दरवाजे पर पहुंचाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। वो जो आते हैं आपके पास गुहार लगाने के लिए, जो आपके पास फरियाद लेकर के आते हैं, उनकी फरियाद को सुनिए। आप अधिकारी हैं, आपको भगवान मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, उनको लगता है कि आप ही उनके भगवान हैं और आप चाहेंगे तो उनकी समस्या दूर हो जाएगी। वो भगवान से गुहार बाद में लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पास आएंगे। फिर भी अगर आप उस फरियाद पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो मजबूर होते हैं बेचारे, वो परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अधिकारी हैं और आपके पास अधिकार है, अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके उनका काम आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप उनका काम आसानी से कर सकेंगे तो शायद उनको दर दर की ठोकरें खाने से आप बचा लेंगे। तो कम से कम उन तमाम लाचार बेबस लोगों की फरियाद को सुनिए, उनकी गुहार को सुनिए, और कम से कम जो गुहार आपके पास लगाने आए हैं उनका कम से कम काम कीजिए। बिल्कुल आराम से दफ्तर में बैठिए, कोई मनाही नहीं है, एसी चालू करिए, दिन भर एसी में रहिए, कोई दर्द नहीं है, लेकिन कम से कम उन बेबस लाचार लोगों की मदद जरूर कीजिए जो आपको भगवान मानते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा जितेंद्र, अगर कोई अपडेट होगा तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाहियां हैं, इनको छोटी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत उम्मीद होती है जनता को, और इस छोटी सी उम्मीद से जब वो बड़ी उम्मीद लेकर के इन लोगों के पास पहुंचते हैं कि इसको ये पूरा कर देंगे, अगर वहां से वो खाली हाथ लौटते हैं और दर दर भटकते हैं तो कम से कम उनको बहुत बड़ा गहरा और झटका लगता है, क्योंकि ये झटका ही और कुछ है नहीं। फिलहाल इस खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। फिलहाल आपको बता दें कि महिला आरक्षण कानून को लेकर के बहस चली रही है। यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर इसका समर्थन और स्वागत किया है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी आईना दिखाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस कभी भी इसका स्वागत नहीं करेगी। जब वो सत्ता में रहती है तो बिल्कुल बात नहीं करती है, सत्ता में आने को लेकर के बहुत ललायत है, लेकिन जो काम उसको करना चाहिए था उसने नहीं किया। यही उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए भी कहा, उसको लेकर के भी उन्होंने तंज कसा कि समाजवादी पार्टी भी जब सत्ता में आती है तो उनको लेकर के, पिछड़ों को, दलितों को लेकर के कोई काम नहीं करती है, जब सत्ता में रहेगी तो उसके उलट ही काम करेगी। उन्होंने 1994 में का एक उदाहरण देते हुए बात को बताया कि किस तरीके से उन्होंने उस बिल को रोक लिया था और जब वो आए तो हमने उसको लागू किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भूमिका बताई और बताया कि किस तरीके से बसपा जो है वो पिछड़े और दलितों की आवाज है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी केवल उनकी बातों को उठाने का बस दम भर भरते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। धरातल पर इनकी सोच जो है वो बिल्कुल भी अलग है। तो फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।